नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह साल का 273वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन के साथ, अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। अब दिल्ली की गलियों से दिल्ली वालों के दिन भर की एक गजब कहानी तक खबर होगी सीधे आपके मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। भाई, विजेताओं की वापसी हो चुकी है। एशिया कप जीतने के बाद हमारे मैन इन ब्लू यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम अब स्वदेश वापस लौट आई है। मुंबई एयरपोर्ट पर टीम का जोरदार स्वागत किया गया और ट्रॉफी विवाद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान को आईना दिखाना जरूरी था, जवाब देना जरूरी था। सही कहा बसंत आपने, बिल्कुल। कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने मां दुर्गा का आशीर्वाद भी लिया, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। उनका जोरदार स्वागत किया गया, वो तस्वीरें भी सामने आई है। और जो जश्न के बाद की तस्वीरें थी और उसके बाद अब जब वो इंडिया लौटे, भारत लौटे, उसके बाद की भी तस्वीरें काफी अद्भुत नजर आई जी। अब बात अगर प्रिया करें सूर्य कुमार यादव की, भाई एक ऐसी टीम की मेजबानी उन्होंने की जिसने एशिया की सभी टीमों को पछाड़ कर अपना परचम लहराया और झंडा गाड़ दिया दुबई की पिच पर, पाकिस्तान को औंधे मुंह गिराया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव जब लौटे वापस तो जोरदार वापसी के साथ उनकी जो स्वागत किया गया वो बहुत शानदार तरीके से किया गया। यहाँ पर 9वीं बार एशिया का एक बार फिर से जब चैंपियन भारत बना है, तो जब भारत वापस लौटी टीम, उसकी तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा देते हैं। भारत की जीत हुई और बड़ा दिवाली गिफ्ट ये एशिया कप चैंपियनशिप जीत कर भारत ने दिया है। और गौतम गंभीर को देखिए, गौतम गंभीर कोच हैं भारतीय क्रिकेट टीम के और साथ ही अब हेड कोच भी हैं, क्योंकि बात अगर करें तो गौतम गंभीर को लेकर सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई उनके साथ तो मेरा बहुत अच्छा भाईचारा है, जो वो कहते हैं वो मैं करता हूँ। नतीजन आज एशिया कप भारत जीता है और पाकिस्तान से जब हमने ये मैच जीता फाइनल्स, तो उसके बाद मोहसिन नकवी जब ट्रॉफी देने के लिए आए तो ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। तो सूर्य कुमार यादव से जब भारत वापसी पर वो पूछा गया कि भाई आपने ट्रॉफी लेने से इनकार क्यों कर दिया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान को ये बताना ज़रूरी था और पाकिस्तान को आईना दिखाना भी ज़रूरी था, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो बहुत शानदार वापसी हुई टीम इंडिया की। ये जश्न की तस्वीरें हैं जो देखने को मिली हैं। अब देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर जब टीम इंडिया लैंड हुई तो उसके बाद जोरदार स्वागत हुआ और टीम इंडिया इस जश्न की हकदार है, मेहनत की है, पसीना बहाया है, उसके बाद ये पल कमाया है। बिल्कुल सही कहा वसंत आपने, स्वागत होना तो बेहद जरूरी था। जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो काफी दिलचस्प हो जाता है। सभी की नजरें टिकी हुई होती हैं कि भाई जीत भारत की ही होनी चाहिए और देखा गया फाइनल मैच था, भारत ने जीत भी दर्ज की, तो स्वागत होना जोरदार तो बसंत बिल्कुल बनता था। विजय तिलक तो यहाँ पर तिलक साहब ने किया है, जो हमारे प्लेयर हैं। नया खून है, नया जोश है, नई उमंग है। उसके बाद ये देखिए नए जोश के साथ किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है और टीम इंडिया वापस लौट आई है और भारत में पहुंचने के बाद किस तरह से स्वागत उनका किया गया वो आप देखिए। और जश्न की तस्वीरें तो जीत के बाद की हमने आपको दिखाई ही, जब सूर्य कुमार यादव वापस लौटे, मां दुर्गा आशीर्वाद लेते हुए नजर आए वो, क्योंकि आज अष्टमी भी है और साथ ही मां महागौरी का दिन भी आज है। तो सूर्य कुमार यादव जब अपने घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि भाई भूख ज्यादा लगी है, खाना खाना है हमें। बिल्कुल, मैंने भी ये वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, माथा टेका उन्होंने, सभी ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। बिल्कुल, भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर हुनर है तो भाई पूजा आप करते रहिए, वो हुनर आपका बना रहेगा। और कहते हैं ना हमारे इंडियंस में थोड़ा होता भी, हम कुछ भी अच्छा करने जाते हैं, अच्छा हुआ होता है, हम जरूर आशीर्वाद तो भगवान का लेते हैं। अगर हमारा एग्जाम की बात हो, हमारी न्यू ज्वाइनिंग हो या कुछ भी हो, हमने कुछ अच्छा किया हो, हम जरूर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद ही कोई कार्य करते हैं। कुछ शुभ के लिए शुभ अवसर होता है, हम घर से निकलते हैं तो भी सोचते हैं कि दही चीनी खा लेते हैं। बिल्कुल, तो ये तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब टीम इंडिया भारत वापस लौटी, उसके बाद जोरदार स्वागत रहा, जश्न चलता रहेगा। तो इसी के साथ अब खबरों में हम आगे बढ़ जाते हैं प्रिया, क्योंकि जश्न की तस्वीरें हमने दिखा दी दर्शकों को किस तरीके से जश्न मनाया गया। टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम, रेड कारपेट वेलकम, यहाँ पर एक वार्म वेलकम दिया गया टीम इंडिया को वापस लौटने पर। तो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर दिल्ली वालों के लिए है कि अब एक बहुत बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर बनने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सबसे बड़े
सीवरेज प्लांट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है प्रिया, इसका उद्घाटन आज किया जाएगा। सही कहा बसंत आपने। और कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। और वहीं नए सीवरेज प्लांट से दिल्ली की सीवरेज समस्या कब समाधान हो जाएगा, जिस तरीके से दिल्ली में सबसे ज्यादा परेशानी जो है सीवरेज समस्या को लेकर देखने को मिलती थी, अब इसका सीधे तौर पर समाधान देखने को मिलेगा। और इसकी लागत कितनी होगी बसंत, इस पर भी अब बात कर लेते हैं, बताइए दर्शकों को। 1161 करोड़ के करीब जो है इसकी लागत है। अब इसके बाद अगर बात करें तो ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात ये दिल्ली वालों के लिए है, क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान के बाद ना कई मुसीबतों का समाधान जो है वो हो जाता है, कई समस्याओं का जो समाधान है वो हो जाता है। सबसे पहले तो बात करें यमुना सफाई में एक अच्छी मदद मिलने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन आज करेंगे, अध्यक्षता पूरे कार्यक्रम की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। अरे भाई, दिल्ली वालों के लिए तो बहुत अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि बरसाती मौसम में हमने देखा किस तरीके से बहुत बड़ी समस्याएं राजधानी दिल्ली को फेस करनी पड़ी। तो अब घबराइए मत, एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये है, तो अब एक प्रयास है दिल्ली सरकार का। और एक और बात यहाँ पर प्रिया, तो बात करें तो यहाँ पर 70 से 80% जो ये पूरी राशि है केंद्र की तरफ से बहुत बड़ी मदद है दिल्ली को। आप ये मान कर चलिए कि जब ये सीवरेज प्लांट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद यमुना की सफाई में मदद मिलेगी। और खासकर बात करें तो पुरानी दिल्ली, अब कहाँ कहाँ क्या फायदा होगा, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार बताएं दर्शकों को कि भाई अब जब बड़ी सौगात मिल रही है तो दिल्ली के कौन कौन से वो जिले हैं, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये सुविधाएं मिलती हुई नजर आएंगी, जल्दी से बताइए। इसे दक्षिण मध्य और पुरानी दिल्ली के बड़े हिस्से को सीधे तौर पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे ग्रीन पार्क की बात की जाए, ग्रीन पार्क सिविल लाइन हो गया और साथ ही हौस खास हो गया, लाजपत नगर हो गया। देखिए बसंत, और इन इलाकों की बात करें, पोश एरियो में आते हैं। आप भी घूमने जरूर जाते होंगे, आप नोएडा में रहते हैं, दिल्ली बिल्कुल नजदीक है। ओखला विहार की बात कर ली जाए या सरिता विहार की बात कर ली जाए तो पोश एरिया में नहीं आता मुझे लगता है। तो वो नहीं आता, मैंने लाजपत नगर की बसंत बात की थी अभी फिलहाल। और अब आगे बढ़ते हैं, ये जो एरिया जो है बिल्कुल, और ये इलाका एक ऐसा है पुरानी दिल्ली का जहाँ पर भले ही पौष एरिया हो, लेकिन देखिए जल भराव की समस्या एक हल्की से वहाँ भी है। और मुझे लगता है कि जब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगेगा तो जाहिर सी बात है कि पानी में सुधार रहेगा और लोगों की पानी की समस्या जो है कब वो खत्म हो जाएगी। यमुना सफाई को लेकर मुझे लग रहा है कि दिल्ली सरकार बहुत ज़्यादा इस समय संजीदा नज़र आ रही है, फोकस्ड नज़र आ रही है। और अब यमुना की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और अब तो यमुना की सफाई को लेकर बहुत बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यमुना ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया गया है। अब दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश ये है, तस्वीरें देखिए आप, इस तरीके से यमुना की सफाई भी की जा रही है। और यमुना की सफाई के साथ अब पानी की सफाई रहे और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करे। और ये एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये इसकी खासियत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे, अध्यक्षता कार्यक्रम की दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करते नजर आएंगे। तो खबर हमने आपको बताई कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का किस तरीके से लाभ होगा, कौन कौन से क्षेत्रों को अधिक लाभ होगा। तो इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी काम की खबर है। काम की खबर क्या है आपको पता है? पसंद आप बताइए क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 509 खाली पद है प्रिया, जिन पर अब दिल्ली के युवा अपने भाग्य को आजमाएंगे, परीक्षा देंगे। और हमारे भी शुभकामनाएं दिल्ली के युवाओं को साथ है भाई। दिल्ली पुलिस में भर्ती होना किसकी चाह नहीं होती। और आगे बताइए किस तरीके से ये ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से रहेंगे, मुझे बता दीजिए। अगर पॉसिबल हुआ मैं भी अपने किसी दोस्त को ये इत्तला कर दूंगा कि किस तरीके से अब फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब आजकल सभी जो एग्ज़ाम्स हैं वो देखने को मिलते हैं ऑनलाइन माध्यम से। प्रिया बिल्कुल बात कर लेते हैं बसंत, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहेगी, कब से शुरू हुई है और कब से शुरू हो जाएगी, बात कर लेते हैं। 29 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है ये आवेदन प्रक्रिया और उम्मीदवारों के पास 20 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करने का मौका रहने वाला है। आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख की बात की जाए तो आखिरी तारीख जो है 21 अक्टूबर 2025 रात 11 बजे तक तय की गई है। वही आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया जाएगा। बसंत तो अब बात अगर करें तो परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में देखने को मिलेगा, यानी कि डिजिटल तरीके से आपको परीक्षा देनी होगी। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये कि आपको परीक्षा केंद्र के रूप में एक कंप्यूटर सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा या फिर डिजिटल सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। वहाँ पर कंप्यूटर पर ही परीक्षा रहती है, नकल की गुंजाइश नहीं होती। नकल रोधी परीक्षा
कराने का प्रयास है। और दिल्ली तो भाई इसके लिए मशहूर भी है। वैसे में क्योंकि बात अगर करें ना प्रिया, तो अब ये जो पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अब उसके अनुसार कैसे आवेदन कर सकते हैं वो आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। अब ssc.gov.in पर आप जाएं और उसके बाद जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन वहां पर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ आपको सबसे पहले अपनी नई आईडी वहां पर बनानी होगी। और नई आईडी में बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है कि जब नई आईडी बनाने हम जाते हैं, कभी ओटीपी नहीं आता है, कभी हमें पता चलता है कि भाई हमारा जो आधार कार्ड है वो लिंक नहीं है। तो इस तरीके की समस्या देखने को हमें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाने के बाद आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और ये फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया किस तरीके से आप जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, जैसे त्योहारों की शुरुआत होती है, बाजारों की रौनक एक अलग ही देखने को मिलती है। क्यों पसंद, हम मार्केट में निकलते हैं, एक अलग ही चमक देखने को मिलती है और बिक्री दुकानदारों की बढ़ती हुई नजर आती है। अब बात हम कार बिक्री की कर ले। जी बिल्कुल, कार बिक्री 133% तक बढ़ गई है। और हम बात और भी चीजों की जाए तो बसंत, क्योंकि जब जब त्योहार सामने आते हैं तो देखा जाता है दिवाली हो गई और कोई भी त्योहार हो गया, और इस सीजन में तो खासकर हम सोचते हैं कि भाई अब दिवाली है, धनतेरस है, तो इसी सीजन में जो है हम कोई नई चीज अपने घर में लेकर आएंगे। बिल्कुल, तो अब ऐसे में बात अगर करें तो कार बिक्री जो है वो अब बढ़ गई है। कंज्यूमर प्रोडक्ट की बिक्री 20% तक बढ़ी है। जो कार बिक्री है वो 130% के आसपास बढ़ी है। और ज़्यादा दाम वाले स्मार्टफोन की जो बिक्री है वो 1.5 गुना बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री भी 50 से 100% तक बढ़ गई। यानी कि लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली वाले भाई साहब बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं मुझे लगता है, क्योंकि जब से जीएसटी में कटौती हुई है उसके बाद लोगों ने सोचा चलिए ठीक है जमकर खरीदारी करते हैं, और ये मौका भी रहता है। अब ऐसे में कई चीज़ें जो हैं, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो महंगी गाड़ियाँ हैं वो महंगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी उनकी बिक्री बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोपहिया वाहन जो कि हम जैसे मिडिल क्लास की सबसे पहली सवारी रहती है, वो 30 से 40% तक उनकी बिक्री बढ़ गई है। डिमांड बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है, सेल भी बढ़ रही है। प्रिया, आपने कुछ खरीदा? नहीं बसंत, मैंने तो नहीं खरीदा, पर मेरे को लास्ट ईयर का याद है, मैंने अपना फोन खरीदा था। हमारे घर में बात चल रही थी कि नया फोन लेना है, तो पापा बोलते अब धनतेरस आ रही है तो तभी ले लियो। तो एक होता है कि त्योहारी सीजन होगा तो नई चीजें ले लेंगे, शुभ मानी जाती है कि कोई भी नई चीज लेनी है। और इस बार ना एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बम्पर गिफ्ट दिल्ली वालों को ये मिल गया है। सबसे पहले तो दिल्ली वाले प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली वालों की प्लानिंग बहुत पहले से शुरू हो जाती है। अब की बार ये करना है, दिवाली पर ये करेंगे, धनतेरस पर ये करेंगे, उसके बाद न्यू ईयर पर ये, उससे पहले क्रिसमस पर ये। और प्लानिंग के साथ साथ अब जीएसटी का एक बहुत बड़ा तोहफा मिल गया। तो अब मुझे लगता है कि प्लानिंग को अच्छे तरीके से दिल्ली वाले एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब जिस तरीके से कारों की बिक्री बढ़ रही है भाई, और कार्स के साथ साथ स्मार्टफोन का जिक्र कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र कर लें, और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की बिक्री बेहद ज्यादा बढ़ गई है। 20% तक ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की जो बिक्री बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि जो बिक्री अब बढ़ रही है जीएसटी कटौती के बाद, तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव नोट पर बात करें तो एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारी जीडीपी पर पड़ता है। यानी कि अब हमारी जीडीपी भी ग्रो कर रही है, और जब बिक्री बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो सृजन बढ़ेगा, तो जीडीपी भी ग्रो करेगी। तो अब जीडीपी ग्रो कर रही है। जिस तरीके से अब लगातार जो है वो डिमांड मार्केट में अब प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है, तो हमारी जीडीपी के लिए एक अच्छा संकेत मुझे लगता है कि है। अब स्मार्टफोन की बात जैसा कि आपने जिक्र किया, मैं भी अभी प्लान कर रहा था कि भाई आईफोन 17 आ चुका है तो आईफोन 17 पर शिफ्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने सोचा कि भाई सैलरी एक बार आ जाए उसके बाद देखेंगे। अभी थोड़ा हाथ टाइट है और आज सैलरी भी आ रही है तो अच्छी बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो जिस तरीके से अब मार्केट में एक बिक्री बढ़ रही है, इसका मुझे लगता है कि एक अच्छा असर हमारी जीडीपी पर भी है। और ये सोचने लायक बात भी है, क्योंकि जब से जीएसटी में कटौती हुई लोगों ने चीज़ें खरीदना शुरू कर दिया। और आपने फिलहाल कुछ खरीदा? इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करें या फिर ग्रोसरी प्रोडक्ट, तो आप डेली खरीदते हो, वो भी नहीं खरीदते? नहीं, वो तो खरीदते हैं बसंत। देखिए, और ना कि अच्छी चीज भी है। हाँ। जीएसटी में कटौती देखने को मिली है, तो अब लोगों को भी सीधे तौर पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और अब बढ़ चढ़कर शॉपिंग करें। अब त्योहारी सीजन है, दिवाली आने वाली है, कुछ ही दिन बाकी है, तो एक होता ही है, नवरात्रे चल रहे हैं कि भाई अच्छी अच्छी चीजें लें और अपने घर पर लेकर आए। एक अलग ही जोश अब जनता में देखने को मिल रहा है बसंत। ऑब्वियस सी बात है प्रिया, क्योंकि ये इसलिए भी ना, क्योंकि अब जैसे ही नवरात्रि शुरू होते हैं, प्लानिंग तो हम दिल्ली वालों
भी देखते हैं बड़ी अप टू दी मार्क प्लानिंग करते हैं दिल्ली वाले, चीजें खरीदने को लेकर, त्योहारों को लेकर। अब तो भाई जीएसटी में छूट मिल गई है, प्लानिंग को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाएगा। तो ये तो खबर हमने आपको बताई कि अब जीएसटी में छूट के बाद किस तरीके से अब जो बिक्री है प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है। हर क्षेत्र में बात अगर कर लें, ऑटोमोबाइल का जिक्र कर लें, ऑटोमोबाइल के साथ यहाँ पर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स का जिक्र कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र क्यों ना कर लिया जाए। तो इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या या फिर दिल्ली की पहचान ट्रैफिक जाम को लेकर बात कर ली जाए तो सीआर पार्क में दुर्गा पूजा पंडालों में भाई भारी भीड़ के कारण अब 2 दिन पहले से 2 अक्टूबर तक यानी कि 28 तारीख से जाम की स्थिति है 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। शाम 4 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक आउटर रिंग रोड, पंचशील से ग्रेटर कैलाश, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग और साथ ही यहाँ पर इंद्र मोहन भारद्वाज मार्ग और साथ ही सीआर पार्क मुख्य मार्ग पर यातायात भारी रहने वाला है। इसका मतलब ट्रैफिक बेहद ज्यादा हैवी रहेगा। प्रिया, इस रास्ते से मत जाइएगा, आप भी मत जाइएगा और हमारे जो दर्शक है वो भी अगर ये रास्ते लेने से बचेंगे तो मुझे लगता है कि आपका बहुत सारा समय बच सकता है, अपने घर वाले के साथ आप बिता सकते हैं। इसके बाद और कौन कौन से जो मार्ग है प्रिया, मैं चाहता हूँ कि एक बार बताएं कौन कौन से मार्गों पर किस तरीके से। बिल्कुल बात कर लेते हैं। गुरुद्वारा रोड की बात की जाए, विपिन चंद्र पाल मार्ग की बात की जाए, सीआर पार्क की बात की जाए, तो ऐसे कई रोड जो हैं वहां पर आप भारी जाम देखने को मिल सकता है बसंत। तो आप भी कोशिश कीजिएगा और हम अपने दर्शकों को भी बोलेंगे कि इन रूट से जरूर बचिएगा क्योंकि आपको जाम देखने को यहाँ पर जरूर मिलने जो वाला अभी है। आपने रूट्स बताए हैं मुझे लगता है कि यहाँ पर भारी वाहनों की अनुमति नहीं होगी और जो कि क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी के हिसाब से भाई जो अभी मार्ग आपने बताया मैंने याद किया, ट्रैफिक एडवाइजरी के हिसाब से यहाँ पर हैवी व्हीकल्स की नो एंट्री है। और अब तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब एलजीवी और साथ ही एचजीवी के संबंध में आउटर रिंग रोड ये जो कि पंचशील फ्लाईओवर के नीचे, आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे और साथ ही यहाँ पर बात करें तो नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के नीचे से प्रभावी डायवर्जन लागू किया गया है ताकि ट्रैफिक को पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके, मैनेज किया जा सके। भले उनके पास वैध नो एंट्री परमिट हो लेकिन उसके बावजूद भी डायवर्जन तो देखने को मिलेगा। अब यात्रियों और मोटर चालकों को सलाह यह दी गई है कि वो इन सड़कों से बचें और साथ ही साथ अब क्योंकि जब जाहिर सी बात है भाई ट्रैफिक एडवाइजरी है किसी भी चीज को लेकर तो उसका पालन करना चाहिए। ये न केवल आपका समय बचाएगा और आपको इरिटेट होने से भी रोकेगा क्योंकि जाम बड़ा इरिटेट करता है भाई। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा। जब दिल्ली में जाम देखा जाता है और दिल्ली में अक्सर हम पीक आवर्स की बात करें, उन आवर्स में जाम तो हाँ गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, बिल्कुल ये तो एनसीआर है ना, तो टच होता है। दिल्ली वाले जॉब करने के लिए नोएडा जा रहे हैं, गुरुग्राम जा रहे हैं, गुरुग्राम वाले दिल्ली जा रहे हैं, तो ये चलता है। और यहाँ पे जाम इतना देखने को मिलता है बसंत। पीक आवर्स की बात की जाए, जो हमारे शिफ्ट आवर्स होते हैं, सुबह की बात की जाए, शाम की बात की जाए, एक नेक्स्ट लेवल हमें यहाँ पर जाम देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि भाई अब मैं क्यों आ गई हूँ सड़कों पे। जब जाम हम देखते हैं तो बाइक वाले बड़ी कारीगरी के साथ आगे निकलते हैं। जाम लगा हुआ है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ट्रैफिक जैम हैवी है, साइड से एक पतली सी गली बनाकर बाइक वाले निकलने की कोशिश करते हैं और एक पतली सी गली रहती है, एक लंबी सी कतार, उसमें बाइक वाले निकलते चले जाते हैं और गाड़ी वाले देख के बाइक वालों को ये सोचते काश बाइक पर होते तो अच्छा रहता या मेट्रो में ही चले जाते। मेट्रो के तो अपने अलग चैलेंजेस है। आप देखते हैं पीक आवर्स में मेट्रो में तो कदम रखने की जगह तक नहीं होती भाई मेट्रो में। अब ये तो बात हमारी रही कि ट्रैफिक जैम को लेकर कहाँ अपडेट मिलेगा, कहाँ पर भारी वाहनों की नो एंट्री और कहाँ से आपको बचना चाहिए, कहाँ से आपको निकलना चाहिए। तो अब दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बात अगर कर ली जाए तो पेट्रोल अगर आप आज घर से निकल रहे हैं क्योंकि सुहाना दिन है, बादल छाए हुए हैं, तो घर से ऑफिस के लिए तो जाहिर सी बात है निकलेंगे ही। अब छुट्टी तो मना नहीं सकते भाई अगर नौकरी पेशा लोग हैं। तो दिल्ली में पेट्रोल के जो दाम है वो 95 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। अब डीजल की जो कीमत है वो 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। और सीएनजी के दाम बताइए प्रिया। बिल्कुल, सीएनजी के दामों की बात कर ले तो 75 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम है। नोएडा की भी पेट्रोलों की कीमत की बात कर लेते हैं बसंत की नोएडा में कितने पहुंच गए हैं, क्योंकि अभी फिलहाल आप नोएडा में है तो आप जरूर जो पेट्रोल भरवाते होंगे वो नोएडा से ही भरवाते होंगे। तो 94 रुपए और 71 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की बात की जाए तो बसंत आप डीजल के दाम भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं बता देता हूं बिल्कुल, यहाँ पर 87 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर है डीजल के नाम और साथ ही सीएनजी की जो कीमत है वो 84 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर है, डीजल की कीमत है 88 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी के दाम यहाँ पर है क्या है 82 रुपए 12 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। यानी कि सीएनजी के जो दाम है वो हल्के से कम नजर आ रहे हैं। हालांकि ज्यादा फर्क तो नहीं है लेकिन जब आप भरवाते हैं 20 लीटर 40 लीटर 30 लीटर तो ये दाम जो है
वो ज़्यादा कम हो जाते हैं, जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये तो पेट्रोल डीजल की बात रही। अब पेट्रोल डीजल के बारे में जानकारी इसीलिए देना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिया, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो इस समय या तो फिर गाड़ियों में होंगे, हो सकता है कि ब्लूटूथ लगाकर बाइक पर चल रहे हों, या फिर घर में बैठकर ही ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हो, इसलिए हमें ये खबरें बताना बहुत जरूरी है। बसंत, आप देखिए त्योहारी सीजन है, आपने पेट्रोल और डीजल के दाम तो बता दिए, सोने चांदी के दामों के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। जिक्र भी करेंगे, लेकिन पेट्रोल के दाम बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डेली की नीड है। सोने चांदी में हम साल में एक बार इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल तो भाई हमें डेली भरवाना पड़ता है। आज मुझे भी पेट्रोल की रिफ्यूलिंग करानी है, तो इसीलिए चलिए ठीक है, इसी बारे में मुझे पता चल गया। और पेट्रोल और डीजल के दामों में अगर पिछले कुछ समय से बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं आया, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़े भी नहीं है, घटे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि घट जाए। और दिल्ली वालों, अगर आप ये सपना देख रहे हो कि भाई पेट्रोल के दाम आपको नज़र आएंगे 94 रुपये से कम, 90, 80, 85 के आसपास, तो मुझे लगता है कि दिल्ली वाले सपना देख रहे हैं, और ये सपना मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सपना साकार हो जाए और पेट्रोल के दाम अगर हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़े से कम हो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी फिलहाल जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो तो कम है, लेकिन उसके बाद जो कंपनी अपना वैट वगैरह डिसाइड करती है उसके हिसाब से हमें जो दाम है वो देना पड़ता है। अब कहीं ना कहीं ये जो दाम है एक जीडीपी में भी अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन भाई आम आदमी क्या करे, 95 रुपये देने पड़ते हैं प्रति लीटर के हिसाब से, तो एक बहुत बड़ा बोझ तो लगता ही है कि जेब पर बड़ा है। और हमें तो सोचना ये पड़ता है, क्योंकि हम भी मिडिल क्लास ही हैं, और मिडिल क्लास मैन को ये सोचना पड़ता है गाड़ी की टंकी रिफ्यूल कराने से पहले यार कम से कम 5,000 रुपये होने चाहिए अकाउंट में, और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 4 से 5,000 में गाड़ी की जो टंकी है। बस जैसे कि आपने बोला कि बहुत सोचना पड़ता है, और सच में सोचना पड़ता है, बिल्कुल। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि सोचते हैं भाई फुल क्या करानी, आज का काम चल जाए भाई, बाइक वालों का सबसे बड़ा ये, बाइक वालों का सबसे बड़ा रहता है ये मसला कि बाइक में पेट्रोल कितना है। चलिए ठीक है, रिजर्व में आज तो चल जाएगी, चलिए ठीक है, गाड़ी हिलाकर दे, वो बाइक हिलाकर देखते थोड़ा सा पेट्रोल ऊपर तक चला गया, चलिए ठीक, आज का काम चल जाएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पेट्रोल डीजल की कीमतें हमने आपको बताई, क्योंकि फ्यूल की कीमतें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बात अगर करें तो अब जो महिलाएं हैं दिल्ली की, वो सुन ले सोने चांदी की कीमत के दाम, क्योंकि सोने चांदी पर खास नजर एक महिलाओं की रहती है कि भाई धनतेरस आ रही है। अब पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का बड़ा एक इंटरेस्ट रहता है कि सोना खरीदा जाए, नए नए रिकॉर्ड जो है वो बन रहे हैं। नवरात्रि पर सोने चांदी की कीमतों ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। 24 कैरेट सोने की जो कीमत है वो अब 2,192 रुपए से बढ़कर 1,15,494 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। 1,15,500 दाम 10 ग्राम सोने का। प्रिया, मुझे लगता है कि मुझे तो अब ग्राम कम करवाने होंगे सोने के, वजन जरूरी भी हो जाता है। जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं तो अब सीधे तौर पर अब ग्राम पर असर पड़ रहा है दाम के साथ साथ, क्योंकि अब दाम बढ़ रहे हैं तो ऐसा होता है कि भाई तुम ग्राम कम कर दो, दाम तो हमारी जेब में अब इतना नहीं है कि हम इतना दे सके, तो ग्राम तो कम किया जा सकता है जितने। और वसंत, आप चांदी की कीमतों के बारे में भी बताइए। बिल्कुल, चांदी की कीमतों का जिक्र अगर करें, चांदी ने आपको पता है सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है 2025 में। चांदी की कीमतों ने 68% रिटर्न दिया है, 1,44,387 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी के दाम। बताइए, अब 1,44,000, मुझे लगता है भाई ये तो सोने से भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्रति किलो भी तो है, वो भी तो आप देखिए, जहां पर 1,000 ग्राम के दाम 1,44,000 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर सोने की जिक्र करें तो भाई 1,15,494 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से अगर आप देंगे तो मुझे लगता है ज्वेलरी शॉप पर आप जाएंगे, दाम तो कम ना करा पाए लेकिन ग्राम कम करवा लीजिए। 1 तोले की बजाय आप 7 ग्राम ले लीजिए, 6 ग्राम ले लीजिए, उस समय हो सकता है कि आपके मन की एक जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी, सोना भी आप खरीद लेंगे, दाम भी आपको कम देना पड़ेगा। तो ग्राम ही कम करा सकते हैं भाई साहब, अब दाम नहीं कम करा सकते, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लगातार उछाल। बस जैसे कि आपने कहा कि ग्राम तो कम करवाए जा सकते हैं, दाम नहीं करवाए जा सकते, और ये सच में भी है। पर देखिए, बहुत लोगों के मन में ये बात होती है, आपके में भी होगी, मेरे मन में भी होगी, कि एक आस होती है कि भाई दाम गिर जाए मैं तब सोना ले लूंगी, कि गिरेंगे, जरूर गिरेंगे, एक होप तो मन में होती है। मैं भी सोच रहा हूँ कि कब आपके मन की इच्छा ये पूरी हो और कब जो है हम सोने चांदी खरीदे, और बहुत अच्छी तरह से खरीदे, क्योंकि 1,15,000 चला गया। तो ये तमाम खबरें हमने आपको बताई, चाहे बात सोने चांदी की हो, ट्रैफिक अपडेट्स की हो, या फिर दिल्ली सरकार आपके लिए क्या कर रही है, आपके लिए आज क्या खास रहने वाला है। तो तमाम खबरें हमने आपको बताई जो कि आपके लिए जानना जरूर था। फिलहाल समय की कमी, इसी के साथ कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति। नमस्कार।